बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। इसी दुआ के साथ और इसी उम्मीद के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। बाय द वे, गुले दाऊदी की नुमाइश बहुत खूबसूरत शहर में लगी है, मौसम भी अच्छा है, तो आई होप कि आप लोग वीकेंड पे तो ज़रूर गए होंगे रेस कोर्स पार्क। जो नहीं गए वो नेक्स्ट वीकेंड पे चले जाएगी। इसके साथ साथ स्कूल्स की टाइमिंग भी चेंज हो गई है। बहुत सारे स्कूल जो है वो अब 8:45 से तकरीबन 8 सवा 8 बजे के करीब भी आ गए, तो वो स्टिल ट्रैफिक को देख कर अंदाज़ा होता है। लेकिन अगर एयर क्वालिटी की बात की जाए, वो भी फ़िलहाल आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, तो लेकिन ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि पहले से हालात बेहतर हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा साहब और अली साई साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद सिप्रा साहब, पहली खबर आपकी है। अगर इसी तरह से चुन चुन के लेस्को के मुलाजमीन को तो खाली नहीं हो जाएंगे ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें हो जाए खाली, लेकिन हर तरफ तो ये सारे निज़ाम देखें, ये आने से ही लेकिन लोग के आने जाने से इदारे थोड़ी रुक जाते हैं, इदारों ने तो चलना ही है। पर शायद सिप्रा साहब, यहाँ तो आवे गावे बिगड़ा हुआ है, किस किस को निकालेंगे? देखें, जो लोग बराह रास्त बिजली चोरी में मुलविस हैं उनको तो माफ़ी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही। अगर कंज्यूमर पे है FIR, तो साथ में जो चोरी करवा रहा है उसको उस पर FIR भी होनी चाहिए और उसको नौकरी में रहने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, ये बेसिकली विफाकी हुकूमत ने, सर्दियों में भी मौसम तब्दील जी हीटर नहीं चलने अभी। अच्छा, अभी देखिएगा जो कल से लहर आई है, आज कुछ बेहतर है, कल तो सर्दी थी, और 2-4 दिन के हफ्ते बाद देखिएगा जिस तरह वेदर का चेंज आएगा तो अल्टीमेटली हीटर पे जाएंगे। गैस तो अफोर्डेबल ही नहीं है, जबरदस्त जा रहे हैं क्योंकि गैस के टैरिफ इस तरह का आ गया है। अब बात यह है कि विफाकी हुकूमत ने ये मुहिम शुरू कर रखी है जिसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आपकी इन्वॉल्व है, इवन पुलिस जो है उसकी मुआवनत इसमें शामिल है। बड़े बड़े क्रैकडाउन्स किए गए हैं, सियासतदानों को इवन पकड़ा गया है। उसके साथ आपके इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं जो चोरी में, ये तो बड़ा नेकी का काम किया है कि इधर तक भी पहुंचे। देखें, नुकसान कहाँ होता है? जो हम हमेशा सुनते हैं कि बिजली की तकसीम कार कंपनियों को नुकसान हो रहा है, हाँ। तो किस तरह हो रहा है? यही लाइन लॉसेज हैं आपके, यही थेफ्ट में जाने वाली जो चीज है, इसकी वजह से नुकसान और बेसिकली हाथ भी इन लोगों पे डालना चाहिए। एक काम छोटा सारिफ कितनी बिजली चोरी। अब हालांकि ये जब शुरू हुई थी कैंपेन, उस वक्त बड़ी अच्छी कैंपेन थी, अब जाके ये छोटे मोटे केसेस पे रह गए। अब कह दिया कि रोज एक FIR सब डिवीजन दे, अब इस तक महदूद हो गई है। तो मेरे ख्याल में इसको फिर उसी तरह चलाने की ज़रूरत है जिस तरह आज से 7-8 महीने पहले ये कैंपेन चलाई गई थी। और उस वक्त राशिद लंगड़ियाल जो हैं वो आपके सेक्रेटरी पावर डिवीजन थे, उन्होंने जिस तरीके से इस मुहिम को चलाया, अभी तक उसको उस तरह नहीं चलाया जा रहा। उसके बावजूद देखें, इतने सारे लोगों को सज़ा मिल जाना। अच्छा, इसमें ये जो मुलाजमीन है, इसके अलावा ऑफिसर्स भी हैं जिनको SDO से एक्सीएन से SDOs भी बनाया गया है, जिनकी 3-3 साल जो सर्विस है वो भी जब्त की गई है। माजी में हुआ ये कभी? ये माजी में आज से 10-12 साल पहले होता था। अच्छा। लेकिन मौजूदा जो लेस्को चीफ है शाहिद हैदर, उन्होंने बड़ी सख्ती की हुई है। उनका बड़ा सीधी सीधी बात है कि अगर कंज्यूमर चोरी कर रहा है तो हमारे लोगों को बगैर वो नहीं कर रहा, और हमारा जो बंदा उसमें मुलविस है उसको नौकरी में रहने का कोई हक नहीं है। और ये बड़ा अच्छा स्टांस है और इस पर अमल दरामद होना भी चाहिए। अब रही बात के अरबों रुपए की बिजली चोरी है वो पकड़ी गई है। सबसे जो मुश्किल जो इस खबर का दूसरा रुख है ना, कि आपने बिजली चोरी तो पकड़ ली, डिटेक्शन बिल्स भी चार्ज कर लिए, लेकिन रिकवरी उस तरह नहीं है आपकी। मतलब 6 अरब तकरीबन 6.5 अरब का आपने डी बिल्स चार्ज किए हैं, 3.5 अरब की रिकवरी है। इसका क्या मतलब? 50% आप रिकवर कर सके हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने 30% जमा कराया, अदालत में चले गए। जिन्होंने कुछ थोड़े से बिल जमा करवाया, सिफारिश करवाए, कंपनी के अपने रिव्यू कमेटीज़ होती हैं, उनमें चले गए केसेस। उनकी वजह से ये सारी चीज़ें जो आपके चोरी की मद में पकड़ा गया, सारा पैसा जो है उसकी रिकवरी रुकी हुई है, ऑलमोस्ट रुक चुकी है। देखें, 50% तक की रिकवरी कोई रिकवरी नहीं है। आप इसको कम से कम 80-90 पे ले जाएं, फिर हम कह सकते हैं कि ये जो खसारा पहुंचाया गया था, उस पर जो कैंपेन चलाई गई, उस पर जो डी बिल चार्ज किए गए, उसको अगर आपने वापस ले लिया तो फिर तो खसारा वापस आया। फिर भी मैं कहता हूँ कि जितना कर बैठे हैं ये होना चाहिए और इसको नेक्स्ट होना चाहिए। इसमें FIA का भी काफ़ी किरदार है। और जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पे जो ऑपरेशन हुआ, जो क्रैकडाउन हुआ, उसमें लाइन लॉसेस सामने आया, कंपनी का खसारा बढ़ा, वो सामने आया। उस खसारे को पूरा करने के लिए ओवर बिलिंग से निकल कर आपको डी बिल्स पे जाना पड़ा, बिजली चोरी के खिलाफ आपको मुनज़्ज़म कैंपेन चलानी पड़ी। तो ये सारी चीज़ें जो मिली हैं बेसिकली तो लेस्को को या दीगर जो पावर सेक्टर की कंपनी हैं
उनको मुनज़्ज़म करने के लिए, उनको सिस्टम को सीधा करने के लिए किया अच्छा, गया। इससे आम सारिफ को क्या फायदा पहुंचेगा? मैं जरा एक कमेंट चाहूंगी अली साई साहब का, क्या लगता है कि इसी तरह से कार्रवाइयां चलती रही तो वही मेरा पहले वाला क्वेश्चन, कोई बच जाएगा काम करने के लिए? ना वो जितने भी पब्लिक डीलिंग वाले दफातर हैं या जितनी भी फोर्सेज हैं, अगर उसमें प्रॉपरली क्रैकडाउन किया जाए तो मेरा ख्याल है 90% आपके लोग इसमें इसकी ज़द में आ जाएंगे। लेकिन ज़ाहिर है आपके अदारे चलने हैं, उन्होंने काम करना है, यही लोग हैं जो काम करेंगे। मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा मैसिव ऑपरेशन किया था, क्रैकडाउन किया था, जिसमें सिपरा साहब से ही हम सुनते थे, चूँकि हर हफ्ते सिपरा साहब के पास पता नहीं खबर कोई नहीं होती, कोई इस तरह की खबर देते हैं कि मंडे को यही खबर डिस्कस करना पड़ती है। तो मोहसिन साहब ने बड़े मैसिव लेवल पे ये सारी कैंपेन लॉन्च की थी, और इसमें मैंने देखा कि मेरे भी कुछ जानने वाले लेस्को में थे या कुछ दीगर जो कंपनीज हैं उसमें थे, तो वो सारे भी बड़े ज़ेर अताब रहे। मसला ये है कि अब गवर्नमेंट अगर इस लेवल पे ये काम करना चाह रही है तो इसमें डिपार्टमेंट को उसको बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। अभी भी बिजली चोरी जो है बहुत ज़्यादा है, और ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी जगह पे बिजली चोरी हो रही हो तो मुतलका जो ऑफिशियल्स हैं उनको पता ना हो। बिल्कुल, मेरा ख्याल है उनकी अशीर बाद के बगैर ये काम हो ही नहीं सकता। किसी भी इदारे में गैस चोरी हो, बिजली चोरी हो, किसी किस्म की कोई दो नंबरी हो, अदारों के बंदों से वो छुपी रह ही नहीं सकती। सही, चूँकि जिस जगह से सप्लाई जा रही है वो अगर आगे से किसी जगह पे लीकेज है, तो अगर आपका बंदा नेक नीति से एक दिन सिर्फ विजिट कर ले, सर्वे कर ले, तो उसको सारी चीज़ों का पता चल जाता है। सही। और यहाँ पे लीकेज तो खुद करवाई जाती है और ख़ुद ही तरीके बताए जाते हैं। यहाँ पे कोई मीटर पीछे करने वाला है तो उसको डॉक्टर कहते हैं, यहाँ पे कोई मीटर बंद करके चलाने वाला है तो उसके लिए और तरह के जो है वो सर्विसेज दी जाती हैं, और ये सारा कुछ डिपार्टमेंट की जानब से। बट खौफनाक अदाद शुमार शायद सिपरा साहब आपने शेयर किए हैं, 1,65,000 अफराद बिजली चोरी कर रहे हैं। बस ये बहुत मैं तो इस पे परेशान ये हूं। कब खौफ, यकीन मानिए, ये थोड़े हैं, देखें 64 लाख की कंपनी है तो उसमें से ये तो 1.5 लाख कुछ भी नहीं, मैटर भी नहीं करता ये। अभी देखना, अभी लाइन लॉसेस कंट्रोल में नहीं आ रहे। जी बिल्कुल, हमारे ये, और अप्रैल तक तो आने ही नहीं है। अप्रैल के बाद ये कैंपेन शुरू हुई थी जो FIA ने क्रैकडाउन किया था, और अप्रैल तक तो हमारा प्रोग्रेसिव जो लाइन लॉसेस हैं लेस्को के वो काबू ही नहीं आने। ये जितनी मर्जी कैंपेन कर लें, मैंने पहले जिक्र किया कि बिजली चोरी के खिलाफ जिस तरह आज से 6-7 महीने पहले हुई थी कार्रवाइयाँ, उस तरह नहीं हो रही हैं। अब तो ये हुआ ना, आपने टारगेट दे दिया कि हर सब डिवीजन एक FIR देगी। ठीक है, तो एक FIR वो जाते हैं, वो एक आध कोई पकड़ते हैं, उसके बाद FIR दे दी, उनका काम खत्म हो गया। इससे निकलने की ज़रूरत है। दूसरी बात जो साई साहब कह रहे हैं कि मुआवनत के बगैर बिल्कुल नहीं होता। देखें, रीडर जो है, मीटर रीडर, उसने हर महीने हर दरवाजे पे जाना है। बिल्कुल है, ठीक है। अगर थ्रू मीटर चोरी हो रही है तो उसको पता है मीटर रीडर को कि ये मीटर जो है, ये इसकी जो पिछले महीने मैंने रीडिंग पोस्ट की थी, अगर ये अब मिसमैच हो रही है, इसमें फ़र्क आ रहा है, इसका मतलब यहाँ थेफ्ट है। अगर रिवर्स हो रहा है मीटर, या टेम्परिंग है, सो व्हाट्सएवर जो भी है, वो मीटर रीडर को पता है। सेकेंडली, जो लाइन जो डायरेक्ट हुकिंग है, आपकी डायरेक्ट सप्लाई है, जिसको हम कुंडा बोलते हैं, कि वो लगाकर चोरी करना, आपका लाइनमैन जो जा रहा है, कंप्लेंट पे जा रहा है, उसके बाद जो DCO का स्टाफ है, डिस्कनेक्शन के लिए जो इस्तेमाल होता है, जो रिकवरी के लिए, उन्होंने घर घर जाना होता है। सही, उनकी नज़र में भी अगर वो डायरेक्ट सप्लाई नहीं आई, इसका मतलब 2 बंदे हैं, एक रीडिंग सेक्शन, दूसरा लाइन स्टाफ, अगर ये चोरी करवाना छोड़ दें, और तीसरा आपका मुतलका SDO रीडिंग सेक्शन से मंथली लेना छोड़ दे, तो हर चीज़ ठीक हो जाएगी। ये तो होने चाहिए काम। कोई परमानेंट सोल्यूशन भी है कि बिजली चोरी सस्ती कर दो, विफाकी हुकूमत बिजली सस्ती कर दे, वो नहीं होने वाला। देखे, लेकिन ये जो नए मीटर्स है ना, मुझे लगता है अगर वो भी लग जाए ना तो काफी हद तक के देखे, डोमेस्टिक में एक्चुअल बिलिंग होती है, आप 90%, 95%, उसके बाद जो प्रो रेटा निज़ाम उस पर लग गया, उस तो नामुमकिनात में अब चली गई ये बात सब डिवीजन्स में है कि आप बोगस तस्वीर लगाकर रीडिंग पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी इंडस्ट्री में अभी भी एक्चुअल बिलिंग नहीं है। इतना बड़ा क्रैकडाउन करने के बावजूद आज भी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक्चुअल बिलिंग नहीं की जा रही। एक्चुअल बिलिंग करें, आपकी रिकवरी 100% होगी। मैं हूं ना कंज्यूमर, या साई साहब हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या कमर्शियल कोई भी है, मुझे पता है कि मैंने 1 लाख यूनिट इस्तेमाल किया, मैंने उसके पैसे देने हैं, तो मैं दूंगा। अगर एक की बजाय मुझे 1,25,000 ये डाल देंगे तो 25,000 यूनिट का पैसे पे मेरा तो शोर पड़ आएगा सामने कि यार ये मुझे इन्होंने क्यों डाल दिया। इसलिए मेरे ख्याल में एक्चुअल बिलिंग करें तो महंगी ज़रूर है, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट और कमर्शियल सार्फिन दे लेते हैं, डोमेस्टिक सेक्टर इफेक्ट। बिल्कुल ऐसे चले, होप फॉर द बेस्ट। क्या होता है आने वाले दिनों में और किस तरह से ये कार्रवाइयाँ मजीद आगे चलती है, फॉलो अप होता रहे,
मुसलसल ये चीज़ चलती रहे तो काफ़ी हद तक काबू हम पा सकते हैं। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। आ जाते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। बहुत सारे लोगों को इंतज़ार है, शायकीन को इंतज़ार है चैंपियंस ट्रॉफी का, जिसकी तैयारियां भरपूर तरीके से की जा रही हैं। और इसी ज़िमन में वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात हुई है चेयरमैन पीसीबी की। सो अली साई साहब आना देखें, पीसीबी जो है वो भरपूर कोशिश कर रहा है कि ये इवेंट बड़े अच्छे तरीके से मुनक्किद हो, और हम देखें अपने स्टेडियम्स भी अपग्रेड किए हैं और इंतहाई शार्ट पीरियड में। लोगों की ये तवक्को भी नहीं थी। इसमें फिर वही बात आ जाती है कि मोहसिन नकवी साहब ने वो कारकर्दगी, जब वो बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब काम कर रहे थे, तो उन्होंने जिस तरह तब काम किया उसी तरह स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन के लिए किया। लोग कहते थे कि किस तरह ये स्टेडियम मुकम्मल होंगे, और मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 80% काम मुकम्मल हो चुका है। लेकिन जिस तरह इंडिया यहाँ पे अपना किरदार शो कर रहा है और इंतहाई बुरे तरीके से ये सारी चीज़ें ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, आईसीसी को भी इम्तिहान में डाला हुआ है। क्योंकि इस मैच की वजह से आपका जो सारे इवेंट्स होते हैं, अगर आप वर्ल्ड कप में चले जाएं, एशिया कप में चले जाएं, चैम्पियंस ट्रॉफी में चले जाएं, T20 वर्ल्ड कप में चले जाएं, किसी भी इवेंट पे जब सारी टीम्स इकट्ठी होती हैं तो पाकिस्तान इंडिया का मैच सबसे क्रूशल होता है, और सबसे जो महंगे टिकट्स होते हैं वो भी पाकिस्तान इंडिया के होते हैं। इसके अलावा मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का चलता है, लेकिन उतना नहीं है जितना पाकिस्तान और इंडिया के मैच। ये तो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा तो, होता है। हाँ जी, तो इसमें जब इन्होंने इंडिया में पिछले साल मेरा ख्याल है मैचेस थे किसी टूर्नामेंट के, तो पाकिस्तान वहाँ पे गया था और इसी शर्त पे गया था कि आप भी चैंपियंस ट्रॉफी में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आएंगे। लेकिन अब वो इंडिया की हमेशा की तरह एक नफरत अंगेज़ किस्म की सोच है कि आपने हर जगह पे अजीब सा रवैया रखना है और अपनी उस तरह की मेंटालिटी को शो करना है कि हम बड़े, आजकल चूँकि IPL में आपके पास बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, क्रिकेट पे हम डोमिनेट कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला को गुरूर बिल्कुल पसंद नहीं है। ये ICC के लिए भी चैलेंज है। अगर एक तरफा फैसला होगा तो फिर पाकिस्तान की जानब से भी उसी तरह के डिसीजन का सामना करना पड़ेगा और अल्टीमेटली क्रिकेट आपकी ख़राब होगी। अगर इंडिया इसमें मुस्बत किरदार अदा करेगा तो मेरा ख्याल है आपकी क्रिकेट बच जाएगी, आपको ICC को उस तरह के डिसीजन नहीं लेना पड़ेंगे। और मोहसिन नकवी साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर आएगी, और वज़ीर आज़म को भी उन्होंने आगाह किया है। तो मेरा ख्याल है कि कोई अच्छी खबर आएगी। अगर कोई हाइब्रिड मॉडल भी आएगा तो फिर आइंदा बराबरी की सतह पर आएगा। कम अज़ कम ये तो वाज़े तौर पर कह दिया गया है चेयरमैन पीसीबी की जानिब से कि वो अपने मौक़िफ़ पे भी रहेंगे, और वो चीज़ जो कि पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है उस पर बिल्कुल भी नहीं जाया जाएगा। शायद सिप्रा साहब देखें, क्रिकेट पे पहली दफ़ा हुआ है कि शायद हमारे बोर्ड ने इतना सख्त मौक़िफ़ लिया है और गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी है। माजी में आप देख लें, बड़े बड़े मैचेस हुए और श्रीलंकन टीम के हमले के बाद से क्रिकेट को हमारे यहाँ किस तरह देखा गया और पूरी दुनिया में किस तरह देखा गया उसका देख लें। हम थोड़ा सा 1-1.5 महीना पीछे जाएं तो आपको याद होगा कि मिनिस्टर साहब ने कहा था कि भारत अगर नहीं आना चाहता तो रिटर्न फॉर्म में दे सिक्योरिटी रिस्क हमें, नहीं दिया आज तक उन्होंने ना कोई जवाब था ना। ICC को देखें, ICC ने सारा करना है, जिनको हम इंडियन क्रिकेट काउंसिल वो कहते हैं, लेकिन है तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ही, लेकिन जाहिर है अब तो उनका अपना वहाँ पे आ गया, सारा कुछ होगी चीज़ें। लेकिन उसके बावजूद एक चीज़ है जिसकी आपको मेज़बानी करनी है, जिसकी तैयारियां भी मुकम्मल हैं, और पता नहीं आज तक भारत को ये समझ नहीं आई कि क्रिकेट बोर्ड के वो चेयरमैन तो अपनी जगह पे हैं, वो मुल्क के वजीर दाखिला भी हैं। और वजीर दाखिला से ज्यादा सिक्योरिटी और उनसे बेहतर सिक्योरिटी कौन जानता है। तो आप उन्हें लिख के भेजें, बना रहे हैं, फिर तो कोई दूसरी राय लिख के भेजें ना उन्हें कि ये सिक्योरिटी कंसर्न्स है, इसकी वजह से हम लोग नहीं आए उससे। हाँ, ये उससे भाग गए। देखें, उनको स्टेट गेस्ट के तौर पे ट्रीट किया जाता है, टीम जो भी आती है हमको उसी तरह से मिलती है सिक्योरिटी जिस तरह दी जाती है। अब रही बात कि अब कहाँ पे है, आपने देखा कि दुबई में 2-3 दफ़ा इजलास मुलतवी भी हुआ है। किस बात पर हुआ कि हमारा मौक़िफ़ जो है पाकिस्तान का मौक़िफ़, पाकिस्तान पीसीबी जो क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ है, जो चेयरमैन साहब ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है, वो ये किया है कि हम मेज़बान हैं, बाकी सारी टीमें आई भी और खेल के यहाँ गई भी हैं, उसके बावजूद अगर इंडिया नहीं आना चाह रहा तो फिर बराबरी की सतह पे फैसला हो जाए कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान इंडिया भी नहीं जाएगा। ये तो बड़ा वाज़े हो गया। अच्छा, अगर पाकिस्तान इंडिया ना आए या इंडिया पाकिस्तान ना जाए तो
दुनिया क्रिकेट को नुकसान होगा। वही ना, इस हटदर्मी से जहां शायकीन बेचारे वो मैच बड़ा मुकाबला शायकीन को छोड़ दें, वही जो रेवेन्यू लॉस है नो डाउट वो इंडिया को जितना लॉस होना है वो अपनी जगह पे बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान को तो होना ही होना है, लेकिन इंडिया भी नहीं चाहता, इंडिया के प्लेयर्स भी नहीं चाहते होंगे कि हम लोग ना जाएं। वो तो आना चाहते हैं, क्रिकेट है ना। देखें, एम्बेसडर का नाम जब आप क्रिकेटर्स को देते हैं या प्लेयर्स को देते हैं तो किस लिए देते हैं? इसलिए चीज। अब डेड लॉक कहाँ पे है कि आइंदा 3 साल के लिए मुआहिदा होना है, अब रिटर्न फॉर्म में होना है, और वर्बल गल्ला नहीं होनी है। अब रिटर्न आपने देना है कि 3 जो आने वाले आपके टूर्नामेंट्स हैं इंडिया में, वो पाकिस्तान नहीं खेलेगा जाके, वो भी हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा, या उसको जो भी आप नाम दे लें कि उनके साथ। अब अच्छा, अगर वो नहीं खेलते 3 तो फिर भी इंडिया को नुकसान है उसका, पाकिस्तान को है ही है, लेकिन इंडिया को भी नुकसान है। मेरे ख्याल में जो मिनिस्टर साहब की बात है ना कि सियासत को पीछे रखकर स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहने दिया जाए, इस बात पे अगर वो रहेंगे बहुत बेहतर है। आप इंडियन जर्नलिस्ट को सुने, आज से 1 महीना पहले उनको और मौक़िफ़ था, महीने बाद उनका मौक़िफ़ चेंज हुआ, वो अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए। ठीक है, वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, उनको खड़े होना भी चाहिए। थोड़े दिन के बाद जब आईसीसी का 2 दफ़ा इजलास मुलतवी हुआ, फिर उनको लगा कि चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ से जा रही है, इस तरह के मौक़िफ़ भी अपनाया गया। क्यों जा रही है भाई? वो जब आपके बातों से थोड़ी होना, रीजन नहीं ना, तो टाइम टू टाइम आपकी राय ये तो बात कंफर्म होगी कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होनी है और होस्ट पाकिस्तान ने उसको करना है। अब बात यह है कि इंडिया ने कहाँ खेलना है, किस तरह खेलना है, इसका जो फॉर्मूला है वो पीसीबी ने आईसीसी को दे दिया हुआ है। अच्छा, डिसीजन आईसीसी ने करना है इसका। हम लोग सेंट्रलाइज्ड हैं, हमारे लोग तो कहते हैं ना कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात हो, नहीं होनी। आईसीसी जो है हमने तो उससे जवाब लेना, उसी देखें फाइनल डिसीजन, टूर्नामेंट उनका है। अगर एक किसी पार्टी को कोई एतराज है तो वो भी वहीं जाएगी, उस एतराज को दूर करने के लिए दूसरी पार्टी भी वहीं पर जाएगी। फैसला अल्टीमेटली आईसीसी को ही करना है। और हम दुआ गो हैं कि ये चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ होनी चाहिए। देखें, एक इतना बड़ा फेस्टिवल होगा, बैरून ममालिक से लोग आएंगे यहाँ पर। देखें, अगर ऑस्ट्रेलिया, वो ये तो नहीं ना चाहते कि पाकिस्तान का अच्छा इमेज जाए, क्यों नहीं चाहते? थोड़ा खुला दिल करें ना अपना, वो नहीं हो सकता। थोड़ा सा देखें ना, तंग नजरी से ये स्पोर्ट्स नहीं चला करती। तंग नजर होकर आप ये लोग सोचेंगे। हालांकि आप यकीन माने, पाकिस्तानी लाहौरी इतने जिंदा दिल हैं कि जब कभी भी भारतीय प्लेयर्स आते हैं बहुत यार, यहाँ आप स्क्रीन लगा दें तो आपकी शाहराएं बंद हो जाती हैं। भारतीय प्लेयर्स नहीं, हमारे पास यहाँ पे जब सिख कम्युनिटी आती है तो जिस उनके लिए देख लें क्या मेहमान नवाजी की जाती है, उसकी मिसालें मौजूद हैं। और वो खुद जाके इस पे कहते हैं, मैं एक इंडियन गुलकार हैं गिप्पी ग्रेवाल, उनका इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो इतनी तारीफें कर रहे थे कि यहाँ पे लोगों किस तरह मेहमान नवाजी करते हैं, कोई देख ले कि हम बिल्कुल अपनी टीम को लोग सपोर्ट करते हैं, भारतीय प्लेयर्स को भी उतना ही। यहाँ पे जब ये शॉपिंग करते हैं तो लोग इनसे पैसे नहीं लेते, वरना हम खाने जाएं तो लोग पैसे नहीं लेते। तो मसला ये है कि हम उनको इतने खुले दिल से एक बात मुझे याद आ गई, अभी सुना है कि वो फार्मूला जो दिया गया तो वो आपके इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कहा था हम गवर्नमेंट अपने से डिस्कस कर लें, और यहाँ जो है ना चीज़ें उसके उलट हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उनकी तारीफ कर रहे हैं कि आप जो फैसला कर रहे हैं पूरी कौम उनके साथ आपके साथ खड़ी है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। देखें, ये होता है सियासत अपनी जगह पे, स्पोर्ट्स अपनी जगह पे। वहाँ एक चीज़ गई है वो गवर्नमेंट के पास चले ना, टीम पे क्यों प्रेशर है? बिल्कुल, वो उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात है ना, उनकी वो जो अपनी हमेशा से बुग़्ज़ रहा है वो असल में वो तंग नजरी जो है वो ऐसे ही है। बाकी रह गया कज़ाफ़ी स्टेडियम के काम पे जरा रोशनी डाल दे साहिब साहब, वो उसी तरह से चल रहा है तेजी से। मोहसिन नकवी साहब ने जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें मैं सुना था, वो कह रहे थे तकरीबन काम मुकम्मल होने को है और ये स्टेडियम जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हो गए हैं, यानी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुकम्मल हो जाएगा। देखिए दिसंबर में शायद उन्होंने कहा कि हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे। ना पहले जो हमारा स्टेडियम था उसमें अब देखें ना, अरसा दराज से वो स्टेडियम बना हुआ था, उसमें कोई अपग्रेडेशन नहीं की गई थी। आपके तकरीबन हज़ारों की तादाद में वहाँ पे लोग आते हैं, उस तरह की सहूलियात नहीं थी। फिर इंटरनेशनल जब मैचेस होते हैं तो आपके बहुत सारे सयाह भी आते हैं, बहुत सारे शायकीन भी आते हैं और बड़े बड़े यहाँ पर मुबसर भी आते हैं। तो आपका स्टेडियम ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होना चाहिए। और इसमें एक और बड़ी खुशाइन चीज़ है कि आपने देखा है, हम जब से भी क्रिकेट को कवर करते हैं तो हमारे रूट्स लगना शुरू हो जाते हैं, सड़कें बंद हो जाती हैं, ट्रैफिक बंद हो जाती है। मेरा ख्याल है आइंदा जब कोई टूर्नामेंट्स होंगे, ये वाला टूर्नामेंट शायद इसी सिलसिले में गुजरे, लेकिन आइंदा जो टूर्नामेंट्स होंगे मेरा ख्याल है स्टेडियम के करीब ही सबकी
जो हाँ, वो रहायश भी का प्लानिंग जो है ज़ेरे गौर है। चले, होप फॉर द बेस्ट। साहिर साहब, आपकी लीड स्टोरी है पुलिस में जो उखाड़ पे छाड़ हुई है, अफसरान तब्दील हुए हैं। ये जो तब्दीली है खुशाइंद होगी और तब्दीली, बड़ी तब्दीलियां जो हैं उन पर भी रोशनी डाल। हाँ, ये तो अब आईजी साहब रूटीन का काम है, है, किसी मकसद के नहीं तहत नहीं नहीं नहीं, ये रूटीन अच्छा। नहीं, इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रमोट हुए हैं 45-46 के करीब, उनकी तैनातियाँ दी गई हैं। बाकी जो है वो कोई 4 ऐसे लोग हैं जो थोड़े मुतनाज़ थे और उनकी पोस्टिंग अच्छी नहीं थी और आईजी साहब ने उनको तैनाती दी है। एक जो इसमें सबसे अहम नाम है वो अब्दुल्ला लक, जो इससे पहले डीपीओ भक्कर थे, तो उनके घर में लाहौर पुलिस ने रेड किया था जब वो डीपीओ भक्कर थे, तो एहतजाजी तौर पे वो छुट्टी लेके चले गए थे। तो अब उनको तैनाती, रेड क्यों किया था वो भी बताएं। वो पीटीआई की वजह से किया गया था। उनके वाला साहब भी एडिशनल आईजी में है, रिटायर्ड हैं या हाजिर सर्विस हैं, अगर मेरा ख्याल रिटायर्ड है, तो ख़ुद वो डीपीओ थे। तो उन्होंने कहा जी ये तो बड़ी ज़्यादती की बात है कि आप मेरे घर में जो है वो रेड कर रही है लाहौर पुलिस, तो ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इस पे उन्होंने मेरा ख्याल डीपीओशिप भी छोड़ दी, फिर छुट्टी अप्लाई कर दी, छुट्टी लेके चले गए थे। अब आईजी साहब ने उनको एआईजी लॉजिस्टिक की जो है वो असाइनमेंट दे दी है। फिर वकार अजीम साहब हैं, ये भी वकार अजीम साहब बेहतरी क्या आएगी ये इन उखाड़ पे छाड़ से, कि सिस्टम वही चलता रहेगा ना। ये तो यहाँ पे 98 2 बंदे सस्पेंड हुए हैं, पूरी सेंचुरी की है रात को आईजी साहब ने। तो वो बेहतरी आपको पता है, फिर वो सिपरा साहब वाली बात है। बेहतरी तब आती है जब आप लोगों को चुन चुन के बाहर निकालेंगे। आईजी जो मौजूदा आईजी हैं उनकी ये पता नहीं नेगेटिव चीज़ है या पॉजिटिव चीज़ है, वो लोगों को उस तरह सजाएं नहीं देते। रिवार्ड ज़रूर देते हैं, अप्रिशिएट ज़्यादा करते हैं, सजाएं उस तरह नहीं देते। आईजी साहब के मौजूदा जो दौर है तकरीबन पौने 2 साल तो होनी चाहिए इसमें, लेकिन गलती को भी बार वाली गलती डिसमिसल मैंने नहीं देखा। नहीं तो पिछले आईजीज होते थे तो उनका अर्दल रूम होता है डीएसपीज का, उसमें मैं देखता था कोई ना कोई डिसमिसल आ जाती थी हर अर्दल रूम में। मौजूदा आईजी साहब ने जो बड़ा से बड़ा गुनाहगार है उसको भी मौका दिया है कि आप अच्छा काम करें। अच्छी चीज़ है, लेकिन बार भी साई साहब आपको ये रिलीफ नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर जो इनकी जिम्मेदारियां, उनसे बहुत सारे लोग फिर मुतासिर होते हैं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे स्टेज पे। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। हमारे पास खबर क्या है? नादरा का शहरियों को जाल साजों से मोहतात रहने की हिदायत। अच्छा, अफसोसनाक खबर की है कि हम जितना जिद्दत की तरफ जा रहे हैं उतना ही ये चीज़ें भी गलबा जो है वो पाती जा रही हैं। अब खिदमत फराहम करने वाली जाली वेबसाइट का इंकशाफ हुआ है, तो इन चीज़ों से तो बहुत ज़्यादा आप लोग महदूद अपने आप को रखें। लिंक्स जितने भी आपके पास आते हैं मोबाइल फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर, कोशिश ये कीजिए कि गैर ज़रूरी चीज़ों को तो बिल्कुल भी लिंक्स को खोलने की कोशिश ही ना कीजिए। शायद सिप्रा साहब, एक बात तो ये है कि ये कैसे हो सकता है मुमकिन कि आपका इंतहाई अहम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो थ्रू आपके पोस्ट या इस तरह के तरीके से आपके घर तक पहुँचे, ये देखना है। फिर लोगों को आप काफ़ी हद तक समझ भी आ गई। आपको पता है मोबाइल जब नया नया आया था, एक सबा थी वो कॉल करती थी, बड़े पैसे बिटोरती थी, इजी लोड करवाती थी, वो दौर चला गया, वो चला गया दौर। उसके बाद आपके पास क्या और चीज़ें आ गई, लिंक्स आना शुरू हो गए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, जीतो पाकिस्तान, अब वो क्या क्या रमज़ान शरीफ नज़दीक आता है तो वो जीतो पाकिस्तान शुरू हो जाता है। ठीक है, इस बट ऑनेस्टली स्टिल अभी भी लोग मुतासिर होते हैं, अभी भी लोग इनकी बातों में आ जाते हैं, बहुत सारे आते हैं, हजारों की। तो आपके सबसे ज़्यादा जो नुकसानदेह क्या चीज़ है कि मोबाइल ऐप जो आप यूज़ कर रहे होते हैं उस पर जो आपको लिंक आता है, और इसमें जो ज़्यादातर आप लिंक फ्रॉड कर रहे होते हैं। सिपरा साहब के हमसाए हैं, सिपरा साहब ने हमें वो गाँव दिखाया, हाँ वो दिखाया था मैंने, इनको रेड भी हुई थी, बंदे पकड़े भी गए, लेकिन वो करते हैं, उनकी मर्द ख़वातीन करते हैं। अच्छा, हाँ, वो FIR भी दी हुई हैं, FIA ने पकड़ा भी हुआ है, बड़ी लीगल टीम रखी है आपने। उनकी लीगल टीम है, वो मारते हैं, टीमों को मारते हैं। पिछले दिन FIR हुई है, उन्होंने मारा है, वो नहीं पकड़े जाते। इस जो माफिया है उस पर हाथ डालना कोई आसान काम है, नेटवर्क है पूरा वो। अब रही बात कि हम इस पे आ जाते हैं कि लोगों को खुद ये करने की ज़रूरत है कि देखें ओवरसीज़ हों या यहाँ के लोग हों, उनको ऐप के ज़रिए या मोबाइल के ज़रिए या लिंक के ज़रिए अगर कोई चीज़ उनसे मांगी जा रही है या कुछ पूछा जा रहा है तो एहतियात करने की ज़रूरत है। ये एहतियात से ही सारी चीज़ें चलेंगी। किसी किस्म की पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो शेयर करें ही ना। नादरा के पास तो आपकी हर चीज़ मौजूद है ना, आपका जो बायोमेट्रिक निकल गया ना तो उसके बाद आप लोग
लोगों के पास से हर चीज़ निकल गई। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, इसलिए नादरा के पास सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्या है, बायोमेट्रिक का वो आपका बैंक अकाउंट है, वो आपका कोई मोबाइल डाटा है, सारी ईच एंड एवरीथिंग आपके इसी चीज़ पे है। इसलिए मेरे ख्याल में ये नादरा और ये एजेंसीज या इस तरह के जो अलर्ट्स होते हैं, बेसिकली हम लोग इसको बॉदर नहीं करते, बॉदर करना चाहिए और ये नुकसानदेह साबित होते हैं जब फ्रॉड हो जाता है। हमारे यहाँ इसी ऑफिस में हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पैसे निकल गए हैं, लिंक्स को क्लिक करने से पैसे निकले, फिर वापस आए, जिस तरह भी आए, जिस तरह कोशिश करके आए, लेकिन एक दफ़ा तो फ्रॉड हो गया ना। लेकिन ना बहुत ज्यादा लोग मुतासर होते हैं तो वापसी वाला भी कोई रास्ता नहीं होता ऑनेस्टली। उस तरह से एफआईए भी कोऑपरेट नहीं करती है शायद से प्रसाद। एफआईए कितना कोऑपरेट करेगी कि बंदे फाड़ के दो ही कहेंगे, निशानदेही करें, कहाँ पकड़े जाते हैं। ये तो एक्सचेंज ऐसी चलती है कि आपको तो उनका वो जो ओरिजिन है वो भी नहीं पता चलता कि कॉल आ कहाँ से रही है। नहीं, फिर उनके पास उतना स्टाफ ही नहीं है और उधर उतने लोग ही नहीं है। एफआई में पिछले दिनों हमारे वो रिपोर्टर्स, क्राइम रिपोर्टर्स पे एक एफआईआर हुई थी, उस सिलसिले में गया हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे तो इतने लोग हैं ही नहीं कि वो इतना बड़ा जो उनके पास एप्लीकेशंस का हुजम है उसको मीट कर सके। ये बड़ा अहम सेगमेंट है, इसको आपको जिस तरह से लोगों के साथ मसाइल है इसको आपको एक्सटेंड करना। और फिर अहम बात यह है कि वो वेबसाइट बना के लोगों को इसमें झांसा दिया जाता है, उनसे डाटे लिए जाते हैं, फिर उनके बैंक अकाउंट्स को खाली किया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जो सिपरा साहब बता रहे हैं कि मुख्तलिफ तरीके आते हैं स्कैम्स के, जो नौसरबाज, फराडिया, चोर, डाकू, उसकी वर्किंग आम आदमी से बहुत ज़्यादा होती है। आम आदमी ने तो बिल्कुल रूटीन की लाइफ गुजार। चलिए, हमारा ये गुफ्तगू करने का मकसद भी यही है कि आप इन लोगों से महदूद रहें। ये इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ इसीलिए शेयर की जाती है। आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, आज है जी 9 दिसंबर, जिनकी बर्थडे है उनको हम विश करने जा रहे हैं। जुरेस की आज सालगिरह है, मोहम्मद सिद्दीक, इकबाल सिंधु, उस्मान मुगल, मोहम्मद कामरान और इसके बाद जी आज़ान साकिब, मोहम्मद कामरान यूसुफ, अहमद मूसा, मोहम्मद मास की सालगिरह है, मुदस्सिर भट्टी की सालगिरह है, इसके बाद जी अली अकरम और डिप्टी जीएम सेल्स हैं जी सिटी 42 के उमर मोइन की आज सालगिरह है और इसके बाद जी एडिसन शामून की सालगिरह है। आप सब लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अगर कल है जी 10 दिसंबर आपकी सालगिरह है तो आप अपनी हमें पिक्चर्स भिजवाएं और प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। आपकी सालगिरह को भी हम इसी तरह से स्पेशल बनाएंगे। ये प्रोग्राम आप ही के लिए है और आप ही के लिए डिज़ाइन किया गया है स्पेशली ये सेगमेंट। अच्छा जी, हम आगे बढ़ेंगे और आपको अगले सेगमेंट की तरफ लेके चलेंगे। आपको बताएंगे आज के भाव। हमारे रिपोर्टर रुस्वा हमें ज्वाइन करेंगे, उनकी तरफ चलेंगे। ओवर टू यू। बिल्कुल है ना, अगर हम सब्जियों और मसाला जात के सरकारी नरखों की बात करें तो वो काफ़ी जो है वो आज मुनासिब नज़र आ रहे हैं, मगर फिर भी जो गिरा फरोशी है उसने अवाम के लिए ख़रीदारी उतनी ही मुश्किल बनाई हुई है। अगर आज की हम रेट लिस्ट और ओपन मार्केट के रेट्स के हवाले से कुछ बात कर लें तो आलू दर्जा अव्वल की सरकारी कीमत जो है वो 90 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में इसका जो है वो 130 से 150 के माबैन फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज दर्जा अव्वल की सरकारी कीमत जो है वो 138 है, ओपन मार्केट में 160 से 200 रुपये के दरमियान जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से टमाटर की सरकारी कीमत जो है वो 96 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में ये भी जो है वो 150 रुपये तक फ़रोख्त होता दिखाई दे रहा है। लहसुन की सरकारी कीमत 530 है, ओपन मार्केट में 600 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से अदरक की सरकारी कीमत जो है वो 390 है, लेकिन ओपन मार्केट में 450 रुपये तक भी फ़रोख्त किया जा रहा है। मटर की सरकारी कीमत जो है वो 170 है, ओपन मार्केट में 200 से 220 के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। बैंगन की सरकारी कीमत जो है वो 40 है, ओपन मार्केट में मगर जो है 70 रुपये तक फ़रोख्त होता दिखाई दे रहा है। सब्ज़ मिर्च की सरकारी कीमत 100 है, ओपन मार्केट में 150 रुपये तक फ़रोख्त होता दिखाई दे रहा है। इसी तरह से मुख्तलिफ सब्जियों और मसाला जात के मुख्तलिफ मार्केट्स में रेट्स हैं। सरकारी नर्ख अगर कम हो भी जाएँ तो आवाम के लिए ये बात जो है वो छुपी ही रहती है, क्योंकि ओपन मार्केट में जो गिरा फरोशी है उसके बाइस आवाम को महंगाई ही थोपी जाती है, जिसके बाइस रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारना जो है वो मुश्किल हो जाता है। ख़ासतौर पर मसाला जात और सब्जियाँ ख़रीदना जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बाकायदगी से इस्तेमाल होती हैं, उनकी ख़रीदारी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। मौसमी सब्जियाँ जो है वो हमेशा 50-100 रुपये महंगी करके बेची जाती हैं। आवाम ये मुतालबा करती है मजिस्ट्रेट से, हर बार की तरह यही मुतालबा जो है वो सामने आता है कि एक रेगुलेशन लाजिम बनाए। जो रेट सरकारी नर्ख लगा दिए गए हैं उन्हीं की रेगुलेशन जो है वो होनी चाहिए। हर मार्केट में एक ही रेट पे एक ही दाम पे जो है वो सब्जी मिल रही होगी तो यकीनन ख़रीदारी भी आसान हो जाएगी और जो है वो काफ़ी सारे गिले जो आवाम की हुकूमत से रहते हैं वो भी कुछ कम हो जाएंगे। जी थैंक यू सो मच। और आवाम का एक ही मुतालबा है, अच्छी सब्जी सस्ती नहीं तो कम से कम जो सरकारी रेट है, जो रेट लिस्ट गवर्नमेंट निकालती है, जो डीसी साहब की तरफ से रोज़ाना जाती है, जिस पर डीसी साहब के साइन भी मौजूद होते हैं, तो लोग सिर्फ ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जी इस चीज़ का पाबंद दुकानदारों को बना दें। अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि आपके हर इलाके के हिसाब से बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि जी आप जो रेट हमारे साथ शेयर करते हैं, अब अगर हमारी रिपोर्टर इस वक्त टाउनशिप मार्केट में है तो ज़रूरी नहीं है कि DHA में भी यही सब्जियों के रेट हो। पोश इलाका है, वहाँ के हिसाब से उन्होंने रेट रखे होते हैं। अगर आप अच्छी सब्जी खरीदना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको अच्छी सब्जी भी मिलेगी, लेकिन उतने ही अच्छे पैसे होंगे। अब अगर आप स्टोर्स विजिट कर लें, शहर के जितने बड़े स्टोर्स हैं, वहाँ पे DC काउंटर की सब्जियाँ देख लें और बाकी रैक्स देख लें, सब्जियों की क्वालिटी में कितना डिफरेंस होता है। तो रिक्वेस्ट है जी इंतज़ामिया से, DC साहब से, AC साहिबान से, जिनकी प्राइस कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों की ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दें। लोगों का ये बहुत दरीना मसला है कि उन्हें अच्छी कीमत पर सस्ती सब्जियां मिल जाएं। ये रिक्वेस्ट बारहा लोग करते हैं जो कि हम रोज़ाना आप तक पहुंचाते भी रहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट है जी माल का हाल। करेंसी रेट में भी उतार चढ़ाव रहता है। आपके साथ शेयर करने का मकसद ये होता है कि आप अपडेट रहें। रेट लिस्ट दिखा दें जी। नाज़रीन, इंफॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट को हम कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। जहां पर हम घर बैठे आपको अपडेट रखते हैं, वहां पर अगर आपका एंटरटेनमेंट का मूड है तो हम आपको उससे भी अपडेट रखते हैं। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान हमेशा से हमें बड़ा प्राउड फील होता है जब आप कहीं पे भी, चाहे वो खेल का मैदान है, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री है, कहीं जाके पाकिस्तान का नाम मनवा कर आते हैं। हमेशा से पाकिस्तान के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट रहता है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, बीइंग पाकिस्तानी हम सब लोगों के लिए। आज के हमारी मेहमान जिनका मैं तारुफ कराना चाह रही हूँ, जो कि मिस ग्लोबल पाकिस्तान भी रह चुकी हैं और अब वो मिस अर्थ का नाम जो है, मिस अर्थ का खिताब जो है वो अपने नाम कर चुकी हैं, महविश भट्ट। एक दफ़ा पहले भी हम उन्हें अपने शो में बुला चुके हैं और माशाल्लाह से एक के बाद एक उनकी कामयाबी, उनकी तस्वीर भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हम अपनी मेहमान की तरफ चलेंगे और उनको सबसे पहले मुबारकबाद देंगे। महविश भट्ट जो कि मॉडल हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच महविश, बहुत बहुत शुक्रिया एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि जब हम इतने सारी दुनिया के सामने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। पहली तो बात, हमें मौके ही नहीं दिए जाते, जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली फिर खुशी तो होती है। महदूद प्लेटफॉर्म और एफर्ट आपको बहुत करनी पड़ती है, नो डाउट। बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, क्योंकि एकदम से तो आपको कोई भी चीज़ नहीं मिल जाती। पूरे पाकिस्तान से जो हैं गर्ल्स ने अप्लाई किया होता है और जब हम इंटरनेशनली जाते हैं तो फिर हमारा मुकाबला अपनी कंट्री की लड़कियों से नहीं होता, इंटरनेशनली दुनिया की लड़कियों से हमारा मुकाबला होता है। फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या मुश्किल है? कैसे सिलेक्शन हुई आपकी? जी, इसकी जो सिलेक्शन है नेशनल टाइटल की बुनियाद पे ही होती है और इसके अलावा हमें कुछ टास्क दिए जाते हैं, कुछ हमें लिमिटेड टाइम दिया जाता है कि आपके पास ये टाइम है, अगर आप ये टास्क पूरा कर लेते हैं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे शेयर करूं तो मिस अर्थ का जो क्राइटेरिया था वो ये था, उनका हेरिटेज था कि आप अपनी कंट्री का हेरिटेज किस तरह से दिखा सकते हैं और वो भी 2 मिनट में। मतलब आपने अपने पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करना है कि आपका कंट्री का हेरिटेज क्या है, वो भी 2 मिनट में अगर आप दिखा सकते हैं, आप अपना ये टास्क पूरा कर सकते हैं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे मिस अर्थ के लिए। नो डाउट। तो ये चैलेंजिंग होता है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। सही, क्योंकि टाइम आपके बहुत लिमिटेड दिया जाता है। अच्छा जी, मुझे कुछ ना ये बताइएगा, जो अभी फिलिपाइन में आपका मुकाबला हुआ तो बाकी जो मॉडल्स मद्दे मुकाबिल होती हैं वो उनसे कोई मोटिवेशन मिलती है? आपको लगता है कि टफ हो जाएगा मुकाबला, मेरे लिए मुश्किल है, तो कितनी आप होपफुल होती है मुकाबला जी? जी बिल्कुल ऐसी ही बात है। अभी आपने बोला कि जब हम बाहर जाते हैं तो बाकी मॉडल्स, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि मॉडलिंग जो है वो पेजेंट से टोटली डिफरेंट है। ब्यूटी पेजेंट्स और चीज़ होते हैं, मॉडलिंग और चीज़ होती है, इस तरह से एक्टिंग और चीज़ होती है। हर फील्ड डिफरेंट है और उनकी क्राइटेरिया भी डिफरेंट है। जब हम बाहर जाते हैं और जब हम ब्यूटी पेजेंट्स में जाते हैं, उनके अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं और सारी दुनिया से गर्ल्स आ रही होती हैं, सिलेक्ट वही होती हैं जो क्राइटेरिया पे पूरा उतरती हैं। और डेफिनेटली जब हम इंटरनेशनली जाते हैं और पूरी दुनिया से लड़कियां आ रही होती हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने भी बहुत कुछ सीखा। 90 ममालिक से गर्ल्स आई हुई थी और उन सब का कल्चर डिफरेंट था। एक ही रात में मुझे पूरी दुनिया का कल्चर देखने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखा मैंने। अच्छा, तो आपका थीम, आपकी ड्रेसिंग, आपका मेकअप किस तरह से, कौन डिसाइड करता है? आपका अपना पर्सनल डिसीजन होता है कि कोई टीम पूरी है इसकी? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी मर्ज़ी होती है कि आपने अपना जो है मैनेजर रखना है आप रख लें, अपना डिज़ाइनर रखना है रख लें, लेकिन डेफिनेटली जब हमारे जो नेशनल डायरेक्टर्स होते हैं हमारी हेल्प कर रहे होते हैं, हमें बता रहे होते हैं कि आपने किस तरह की ड्रेसिंग करनी है, कहाँ पे जाके किस तरह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, तो मेरी जो हेल्प है हमारी जो नेशनल डायरेक्टर है मिस सोनिया अहमद वो कर रही थी। और उसके अलावा वहाँ पर भी उनकी अपनी टीम होती है, अपने मेकअप आर्टिस्ट, अपने डिज़ाइनर्स होते मिल जाते हैं, ड्रेस, मेकअप और इस सब के लिए ज्वेलरी, क्योंकि ऑब्वियसली इतने बड़े इवेंट के लिए ये सब कुछ आपको अपनी जेब से करना भी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसी ही बात है। हमारा इसमें पैसा नहीं लगता। जब हम इंटरनेशनली जाते हैं ये सारा का सारा स्पॉन्सर्ड होता है, आपका रहना, खाना, पीना, पिक एंड ड्रॉप, ईच एंड एवरीथिंग। और हमारा जो था ऑलमोस्ट 1 मंथ का टूर था और हमारे डेली कितने स्पॉन्सर विजिट्स होते थे, ऑलमोस्ट 3 या 4 हमारे स्पॉन्सर विजिट होते थे। कभी हमने डिज़ाइनर्स के पास जाना होता था, कभी हमने मेकअप आर्टिस्ट के पास जाना होता था, कभी एस्थेटिक क्लिनिक पे जाना होता था, कभी यूनिवर्सिटीज़, कभी हॉस्पिटल, और मतलब बहुत ज़्यादा जैसे कह ली उन्होंने हमें घुमाया फिराया, बहुत ज़्यादा हमने एक्सप्लोर किया और बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। सही, चलें जी, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, मुझे बताएं कि स्टार्ट से यहाँ तक का सफ़र, क्योंकि बहुत सारे लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं और नो डाउट एक स्ट्रगल स्टोरी हर किसी की होती है, अगर आप उसको समराइज़ करके हमें बताएं तो कैसे यहाँ तक पहुँचे?
बिल्कुल ऐसा ही है, कोई भी चीज़ हमें थाल में सजी सजाई नहीं मिल जाती। हमने कोई भी चीज़ अगर हमें चाहिए तो हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और ख्वाब तो हर कोई देख लेता है, लेकिन ख्वाब पूरे करने की हिम्मत किसी किसी में होती है। बचपन से ख्वाब था मॉडलिंग की तरफ आने का? नहीं, बचपन से तो ख्वाब नहीं था। एक आपको पता है कि एक लिमिटेड मतलब फेज़ होता है आपकी लाइफ का, जब आप अपने गोल्स बनाते हैं, आपके डिफरेंट फेज़ चलते हैं ना लाइफ के। इस फेज़ में आपका ये गोल हो जाता है, ये ड्रीम होता है, फिर आपने इसको पूरा करना होता है, फिर इसको पूरा करना होता है। और मुझे याद पड़ता है कि जैसे ही मैं मैट्रिक में थी और जैसे ही मैं एफएससी में आई, तो तब जाके मेरा इस तरफ ध्यान हुआ कि मुझे मॉडलिंग और एक्टिंग और ब्यूटी पैजेंट्स करने। बेसिकली मुझे मॉडलिंग और एक्टिंग करनी थी, लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना था जिसमें हम अपनी कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर सकें इंटरनेशनली जाके, क्योंकि आपको पता है कि हम हर कोई अपने लिए तो जी लेता है, बिल्कुल अपने लिए तो हर कोई काम करता है, मुल्क के लिए कोई कुछ नहीं करता। और मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रही थी कि मुझे मौका मिले, और मुझे मौका मिला ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट, ब्यूटी पैजेंट्स के थ्रू, और मैं मुझसे जितना हो सका। मॉडलिंग में भी आगे बड़ी डिफरेंट फील्ड्स आ चुकी हुई हैं, आपकी कौन सी फील्ड है? बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी जो है फील्ड, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में आपको पता है मॉडलिंग इतना ज़्यादा नहीं समझा जाता। अगर मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊँ तो मेरा मुकाबला उन गर्ल्स के साथ था, उन हाई फाई मॉडल्स के साथ था जिनको बचपन से ही प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। इवन उनको मॉडलिंग स्कूल्स में एडमिशन करवा दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ उस लेवल की नहीं है, नॉर्मल है। तो जो यहाँ पे नॉर्मली हम, आपको पता है कि हम लोग जो ड्रेसेस पहनते हैं, शलवार कमीज़, दिस एंड दैट, तो मैं वही कर रही हूँ। यू कैन से प्रिंट मॉडलिंग, और ये मतलब मिक्स होता है। ये प्रिंट मॉडलिंग भी आप इसको कह सकते हैं, फैशन मॉडलिंग भी कह सकते हैं, आप इसको ब्राइडल शूट्स भी कह सकते हैं, और ये सब चीज़ें होती हैं। सही। सो उस डिफरेंट लुक के साथ हर लुक में अपने आप को देख के कैसा लगता है? बिल्कुल ऐसा ही है। जब किसी भी चीज़ में हम जाते हैं, जब हमें टास्क दे दिया जाता है कि अब आपका ये लुक है, अब आपने सॉफ्ट ग्लैम लुक करना है, अब आपने थोड़ा हार्ड एक्सप्रेशंस देने हैं, तो डेफिनेटली मेहनत तो लगती है, लेकिन इंजॉय भी बहुत करती हूँ मैं। सही। सो तभी आप अच्छा काम कर सकते हैं जब आप उसको इंजॉय करें। मुझे ये बताइएगा कि फाइनेंशियली अगर कुछ लड़कियाँ सपोर्ट चाह रही हैं, जॉब कर रही हैं, साथ इस फील्ड की तरफ आना चाह रही है, तो अच्छा फाइनेंशियली सपोर्ट कर देती है कि फील्ड आपको अच्छे पैसे कमा सकते हैं आप इसमें? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जब हम ब्यूटी पेजेंट्स में आते हैं और हम टाइटल भी विन करते हैं, जब हम जीतते हैं, तो हमें जो है सैलरी भी मिलती है, 6 डिजिट सैलरी आप कह सकते हैं, हमें वो भी मिलती है। और इसके अलावा हमारे स्पॉन्सर्स बहुत ज़्यादा हमें मिल जाते हैं, और भी जब हम बाहर भी जाते हैं वहाँ पे भी बहुत सारे स्पॉन्सर्स हमें मिल जाते हैं। फिर वो हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो हमारी एजुकेशन हो, हमारी कोई भी फील्ड हो, और वो हमें फिर सपोर्ट कर रहे होते हैं प्रॉपर। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या प्लानिंग है फ्यूचर में, मज़ीद क्या करना चाह रही हैं? जी प्लानिंग मेरी जो फ्यूचर की है, क्योंकि फ्यूचर तो एज सच किसी ने नहीं देखा, लेकिन हमें फ्यूचर के बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए। ऑब्वियसली आपने कुछ ना कुछ तो गोल सेट किया, मैंने अब ये अचीव कर लिया, मेरा नेक्स्ट टारगेट ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इंशाल्लाह ये जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट हैं, ब्यूटी पेजेंट्स में इन रहूँगी, और पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहूँगी। अगर मुझे मौका मिला पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का, स्पेशली इंटरनेशनली जाके, तो डेफिनेटली मैं ये करूँगी। और उसके अलावा अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, और इसके अलावा कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम यू कैन से कि हमें करना चाहिए, जैसे कि कोई बिज़नेस हो गया, या फिर इस तरह से ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना मैं नहीं छोड़ूंगी, और अगर मौका मिला तो एक्टिंग भी इंशाल्लाह करूंगी, और मॉडलिंग भी के साथ साथ करती रहूंगी। ठीक है। जो लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हैं, उनको पता नहीं कि स्टार्ट कहाँ से लेना है, तो बेसिकली उन्हें स्टार्ट कहाँ से लेना है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी कि आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है। अगर आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आना चाहते हैं, ब्यूटी पेजेंट में आना चाहते हैं, तो हम डायरेक्टली इंटरनेशनल नहीं जा सकते। अगर हम डायरेक्टली इंटरनेशनली जाते हैं तो बहुत सारी हमारे साथ स्कैम भी हो जाते हैं। तो आप जो है पहले नेशनल लेवल पे आएँ। नेशनल लेवल पे आने के लिए यहाँ पे मिस सोनिया अहमद हैं, उन्होंने एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है मिस वर्ल्ड पाकिस्तान के नाम से। वहाँ पे सब हर क्राइटेरिया, अब लोगों के पास तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ पर आप अपना काम बनवा सकते हैं। वहाँ पर आप मतलब, अब बहुत सारे स्टार्स हमने देखा टिकटॉक के थ्रू बने हैं, तो आपको बस मेहनत करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है, और आपने अपने प्रॉपर वेज ढूंढने हैं, क्योंकि बहुत सारे फेक लोग भी बैठे हैं ब्यूटी पेजेंट के नाम से। अच्छा मुझे ये बता दीजिएगा, क्या 1 साल, 2 साल, 3 साल कितना टाइम होता है मैक्सिमम मिनिमम कि आपको अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं? हाँ किस में, ब्यूटी पेजेंट में? जी बिल्कुल। ब्यूटी पेजेंट में आप जो है, आप जितनी मेहनत करेंगे आप उतना कर सकते हैं। अगर आप बहुत खूबसूरत फेल भी हो जाए,
जी खूबसूरत होना ज़रूरी है। बेसिकली ब्यूटी पेजेंट जो है आपको ढूंढ रहे होते हैं ब्यूटी विद ब्रेन, क्योंकि अगर मैं मिस अर्थ के बारे में बताऊं तो उनका क्या था, सिर्फ लड़कियों को खूबसूरत बनाना, उनकी थिंकिंग को खूबसूरत बनाना, लेकिन उसके साथ साथ इन्वायरमेंट को भी खूबसूरत बनाना, प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि ब्यूटी कॉन्टेस्ट जो है इनकी असल रिक्वायरमेंट जो है वो ब्यूटी विद ब्रेन है। तो इसलिए आपको अपने सोशल वर्क से, आपको अपने एथिक्स से, आपको अपने बिहेवियर से आप उनको दिखाना है कि आप एक ब्यूटी क्वीन बन सकती हैं। थैंक यू सो मच जी, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियाँ दे। सो प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन जिनकी कल बर्थडे है वो हमें पिक्चर्स भिजवा दें और प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। इसके साथ साथ अपना फीडबैक हम लोग तक ज़रूर पहुँचाएँ। अगर कोई टैलेंट है तो ज़रूर शेयर कीजिए, प्रोग्राम का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।